अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉविट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट के बारे में। आज के इंडेक्स में हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ स्टेट, स्टेट होता क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस पर गौर करेंगे। देन हम स्टेट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टेट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ स्टेट। और लास्टली हम जो है स्टेट की क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेट होता क्या है। स्टेट बेसिकली जो इसका ओरिजिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो एंसेंट ग्रीक्स में हुआ था। और एंसेंट ग्रीक्स ने जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था स्टेट के लिए वो था पोल्स। पोल जिसकी लिटरल मीनिंग है सिटी या फिर स्टेट या फिर एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी से मुराद जहाँ लोग रहते हैं, लोगों की रेजिडेंस, एक ऐसी रेजिडेंस लोगों की जो कि ऑर्गेनाइज्ड है पॉलिटिकल तरीके से। पॉलिटिकल मतलब जहाँ पर लोग रूल करते हैं, एक रूलिंग का एक जहाँ पर मैकेनिज़्म बना होता है। सबसे पहले हमारे पास जो फ़िलासफ़र हैं मिस्टर अरिस्टोटल, उन्होंने ये कहा कि स्टेट के बारे में, अ कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज़ एंड विलेजेस। उन्होंने कहा कि स्टेट जो है एक कम्युनिटी होती है फैमिलीज़ और विलेजेस की, हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफाइसिंग लाइफ बाय विच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। उन्होंने मतलब स्टेट को एक कम्युनिटी का नाम दिया कि स्टेट एक कम्युनिटी होती है फैमिलीज़ की या विलेजेस की, जिसका मकसद, जिसके जो मकासद होते हैं वो ये होते हैं कि आपने एक परफेक्ट और सेल्फ सफाइसिंग लाइफ को अचीव करना है। परफेक्ट और सेल्फ सफाइसिंग लाइफ से उनका मुराद ये था कि हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ आपने अचीव करनी है। ये एक मकसद होता है स्टेट का, जहाँ पर फैमिलीज़ और विलेज जो हैं इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइज तरीके से कम्युनिटी के तौर पर रहते हैं। उसके बाद जो मिस्टर हॉलैंड है, जो कि एक मॉडर्न यूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि स्टेट को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया कि अ नंबरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स का एक असेंबलेज है जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, जनरली ऑक्यूपाइंग अ टेरिटरी, जो कि एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं। टेरिटरी से मुराद एक उनके पास इलाका होता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। फिर उन्होंने फर्दर डिफाइन करते हुए कहा कि अमंगस्ट होम द विल ऑफ द मेजॉरिटी और एन असरटेनेबल क्लास और पर्सन इज़ बाय स्ट्रेंथ ऑफ सच अ मेजॉरिटी और क्लास मेड टू प्रिवेल अगेंस्ट एनी ऑफ द नंबर हु अपोजिट। उन्होंने फिर फर्दर ये कहा कि एक तो वहाँ पे नंबरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स की उन्होंने बात कर दी, मतलब पॉपुलेशन की बात कर दी। फिर उन्होंने कहा कि जनरली ऑक्यूपाइंग अ टेरिटरी, जो कि एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि विल ऑफ मेजॉरिटी जो है उन लोगों में से, वो जो लोग एक टेरिटरी के अंदर रह रहे होते हैं उसमें से एक असरटेनेबल क्लास या फिर विल ऑफ मेजॉरिटी जो होती है उसकी स्ट्रेंथ से एक क्लास अपनी अपोजिंग क्लास के ऊपर रूल करती है। इसको हम स्टेट कहते हैं। उसके बाद मिस्टर वुड्रो विल्सन आए, उन्होंने कहा कि स्टेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पीपल ऑर्गेनाइज होते हैं फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। पीपल मतलब पॉपुलेशन की बात होगी, ऑर्गेनाइज फॉर लॉ मतलब वहाँ पर एक उन्होंने गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म बोला कि होता है स्टेट के अंदर विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, और एक टेरिटरी होती है उनके पास जिस टेरिटरी के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। लोग वहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं लॉ के लिए विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। ये कॉन्सेप्ट था मिस्टर वुड्रो विल्सन का। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मिस्टर गार्नर। मिस्टर गार्नर का ये कहना था कि पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक लॉ में जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सनस। वही बात इन्होंने सबकी तरह की, कम्युनिटी ऑफ पर्सन मतलब पॉपुलेशन को इंडिकेट किया उन्होंने। पॉपुलेशन मोर और लेस नंबरस, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था अकॉर्डिंग टू मिस्टर गार्नर। फिर उन्होंने कहा कि परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ पोर्शन ऑफ टेरिटरी, उस जो कम्युनिटी होती है, लोगों की जो कम्युनिटी होती है उसके पास एक टेरिटरी होती है जिसको वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। और वहाँ पर फिर उन्होंने आगे फर्दर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल का वर्ड यूज़ किया कि वो स्टेट जो होती है, वो कम्युनिटी जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर रह रही है, वो उसके ऊपर कोई भी बाहर से कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं होता। एंड possessing एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल ओबीडेंस। फर्दर उन्होंने ये कहा कि वो पजेस करते हैं एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट जिसको कि वहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट से मुराद जो कि सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट के, वो एक हैबिचुअल ओबीडेंस जो है उसकी तरफ रेंडर करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में भी अगर हम देखें, पहले इन्होंने कम्युनिटी ऑफ पर्सनस
पॉपुलेशन की बात कर दी, पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फिर उन्होंने टेरिटरी की बात की कि परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेशन और डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। फिर उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब यहाँ सुप्रीमेसी की बात हो रही है कि जो स्टेट होती है वो आउटसाइड से किसी भी दूसरे स्टेट से या किसी दूसरी क्लास ऑफ पीपल से कंट्रोल नहीं हो रही होती, इंडिपेंडेंट होती है। और उसके बाद लास्टली इन्होंने कहा कि और वो एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट पजेस करती हैं और उस गवर्नमेंट को एक बॉडी ऑफ पीपल, बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स जो हैं वो हैबिचुअली ओबे करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मिस्टर कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स जो कि साइंटिफिक सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के, जिनको फादर भी कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है, इन्होंने जो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया उसमें इन्होंने ये कहा कि स्टेट जो होती है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकली तौर पर ऑर्गेनाइज होती है ऑफ द रूलिंग क्लास विच यूजेज इट्स पावर फॉर द पर्पज ऑफ सप्रेसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स क्लास एनिमीज। कार्ल मार्क्स जो बेसिकली थे, इन्होंने स्टेट को दो कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड किया था। एक कम्युनिटी वो जैसे कि रिच पीपल हो गए, सेकंड वो जो कि लेबर तबका होता है हमारा। तो उन्होंने कहा कि स्टेट जो होती है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो क्लासेस, एक रूलिंग क्लास, दूसरी होती है वो क्लास जिसके ऊपर रूल किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके लिए, एक रूलिंग क्लास के लिए एक ऐसा ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके तहत वो अपनी जो अपोजिंग क्लास होती है, जो कि जिनके ऊपर वो रूल करते हैं, उन पर जो है रूल करने के लिए ये एक इन्होंने पॉलिटिकल तौर पर इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है जिसको स्टेट का नाम दिया है। जिसमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको एक्सरसाइज करते हुए वो क्या करते हैं, अपने से जो निचले तबके होते हैं वो लोग जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एनिमी क्लास जिसको हम रेफ़र कर सकते हैं, उसके ऊपर रूल किया जाता है। स्टेट उस चीज़ का नाम है, इन्होंने मिस्टर कार्ल मार्क्स ने ये कहा। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मिस्टर सैलमन। मिस्टर सैलमन का कहना ये था कि स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्टेट जो है वो ह्यूमन बींग्स की एक एसोसिएशन है फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एंड्स बाय सर्टेन मीन्स। इन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो ह्यूमन बींग्स की एक एसोसिएशन है जिसका मकसद जो होता है, जिसके मकासद जो होते हैं वो सर्टेन एंड्स उन्होंने अचीव करने होते हैं बाय सर्टेन मीन्स। फिर इसके बाद अगर हम ये सारी डेफिनेशंस देखें तो इनमें से कुछ चीज़ें हमें कॉमन मिली। पहली चीज़ जो हमें कॉमन मिली वो तो ये थी कि एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है, मतलब पॉपुलेशन की बात हो रही है। ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन हो गया, मतलब यहाँ पर टेरिटरी की बात हो रही है। थर्डली यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी थी, वो ये थी कि जो इंडिपेंडेंट होती है वो किसी एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल होती है एक स्टेट। ये वाली चीज़ भी हमने यहाँ पर एक एलिमेंट देखा। तीन एलिमेंट हमारे पास ये हो गए। एंड फोर्थ एलिमेंट जो हमने यहाँ पर देखा था गवर्नमेंट का था कि एक वहाँ पर एक गवर्नमेंट होती है जिसके तहत सारा कुछ चल रहा होता है। तो ये सारे जब एलिमेंट्स को हम कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास एक मॉडर्न टाइप डेफिनेशन आ जाती है स्टेट की। मॉडर्न डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसके मुताबिक स्टेट जो है वो कम्युनिटी ऑफ पीपल है ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, जिनके पास एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, पोर्शन ऑफ लैंड होता है, ऑर्गेनाइज अंडर अ गवर्नमेंट। ये सारे जो लोग होते हैं एक टेरिटरी के अंदर जो रह रहे होते हैं वो एक गवर्नमेंट के अंडर जो है ऑर्गेनाइज होते हैं। और वो जो गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम होती है सब लोगों पर और सारी एसोसिएशन पर विद इन इट्स टेरिटरी के अंदर, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फॉरेन कंट्रोल और पावर। और वो गवर्नमेंट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है हर फॉरेन पावर या फिर कंट्रोल से। तो इस डेफिनेशन में और जो प्रीवियस डेफिनेशन सारी हमने डिस्कस की उसमें हमारे पास चार एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। कम्युनिटी ऑफ पीपल, जहाँ लोग रहते हैं, मतलब लोगों की एक आबादी होती है। ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, वो लोग एक डेफिनेट टेरिटरी, एक मतलब स्पेसिफिक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। ये सारे लोग जो एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं अंडर अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के अंडर। और वो जो गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम होती है अपनी टेरिटरी के अंदर और इंडिपेंडेंट होती है वो फॉरेन कंट्रोल से। तो हमें इन डेफिनेशन से जो है चार एलिमेंट्स मिलते हैं स्टेट के। अब हम इन एलिमेंट्स को जो है सेपरेटली डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में हमारे पास चार एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे पहले हमारे पास होती है। पॉपुलेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि जहाँ पर लोग ही नहीं रह रहे होंगे वहाँ पर लॉ का होना या फिर स्टेट का होना वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये सारा कुछ होता ही लोगों के लिए। तो स्टेट को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता।
सेकंड जो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट इसका आता है स्टेट का, वो है टेरिटरी। टेरिटरी से मुराद एक डेफिनेट या फिर फिक्स एरिया जहाँ पर ये पॉपुलेशन रिजाइड करती है, लोग रहते हैं, उसको हम टेरिटरी कहते हैं। बिल्कुल पॉपुलेशन की तरह टेरिटरी कोई लाजमी स्पेसिफिक साइज़ नहीं होता कि इतनी जो है स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर एक स्टेट होनी चाहिए तब जाकर वो एक स्टेट कहलाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टेरिटरी स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टेरिटरी से मुराद जब हम टेरिटरी की बात कर रहे होते हैं तो टेरिटरी में सिर्फ लैंड एरिया नहीं आता, बल्कि इसकी जो एरियल टेरिटरी मतलब एक सॉइल, जो एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर वाली जो हवा एक लिमिट तक जो है वो हवा भी उस स्टेट की टेरिटरी होती है। जो टेरिटोरियल वाटर्स और सी होते हैं एक लिमिट तक, वो भी एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर आते हैं। जो इंटरनल वाटर्स होते हैं जैसे लेक्स वगैरह हो गई किसी स्टेट के अंदर, झीलें वगैरह हो गई, पॉन्ड्स वगैरह हो गई, सारा कुछ, और रिवर्स वगैरह हो गई, सारे एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर आते हैं। फॉरेस्ट हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर आती हैं। मतलब टेरिटरी से मुराद सिर्फ लैंड एरिया नहीं, बल्कि एक स्टेट की ज़मीन के नीचे जो कुछ है उसके वाटर्स, इंटरनल वाटर्स भी हो सकते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स भी हो सकते हैं, और एरियल टेरिटरी जो होती है उस ज़मीन के ऊपर की जो हवा में जो एरिया होता है वो भी एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर आता है। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसके तहत एक लोगों की जनरल विल को हम फार्मुलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट को हम ये कह सकते हैं कि किसी स्टेट का ब्रेन होता है जो एक स्टेट को चला रही होती है, एक ब्रेन की तरह। जैसे एक ब्रेन एक बॉडी को जो है चलाता है, उसी तरीके से एक स्टेट को जो है वो उसकी गवर्नमेंट चलाती है। अगर गवर्नमेंट ना होगी तो एक स्टेट में एनार्की होगी, हर कोई अपनी मर्ज़ी कर रहा होगा। एक जो जनरल विल होगी लोगों की, ना वो फार्मुलेट हो पाएगी, ना एक्सप्रेस हो पाएगी, ना एग्जीक्यूट हो पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का होना भी बहुत लाजमी है। स्टेट जो है वो फंक्शन अब कैसे करती है? स्टेट फंक्शन करती है अपने ऑर्गन्स के ज़रिए। ऑर्गन्स में हमारे पास जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्राइन है, जिसके तहत एक स्टेट के, एक गवर्नमेंट के जो है वो 3 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर जिसका काम लॉ बनाना होता है, जुडिशरी जिसका काम लॉ इंटरप्रेट करना और फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना होता है, एंड थर्डली एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है कि लॉ को इन्फोर्स करना। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है किसी भी स्टेट के अंदर। और किसी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, जैसे कि एक पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, टेरिटरी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी फिक्स नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट आपके पास पार्लियामेंट्री भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है, या किसी दूसरी तरीके की भी हो सकती है। जैसे किंगडम भी हो सकती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो सकता है, एनीथिंग। गवर्नमेंट के बाद जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट ऑफ स्टेट आता है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक स्टेट को हम बॉडी की तरह कंसिडर करें, तो अगर गवर्नमेंट एक बॉडी का ब्रेन होती है तो जो सॉवरेनिटी है वो उस बॉडी की, मतलब स्टेट की एज अ रूह का काम करती है, सोल का काम करती है। अगर जिस्म में रूह ही नहीं होगी, सोल ही नहीं होगी, तो जिस्म एक बिल्कुल डेड बॉडी की तरह होगा। तो सॉवरेनिटी जो है ये एक सबसे कह सकते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। अगर 3 एलिमेंट्स हैं और सॉवरेनिटी नहीं है किसी स्टेट में, तो वो स्टेट ही नहीं कहलाएगी। बस एक खाली एक टेरिटरी होगी, पॉपुलेशन होगी, गवर्नमेंट होगी, सॉवरेनिटी के बगैर एक स्टेट ही नहीं है। सॉवरेनिटी को ये कहा जाता है कि लाइफ एंड सोल ऑफ द स्टेट है ये। सॉवरेनिटी से मुराद अगर इसकी लिटरल मीनिंग हम देखें तो एक हाकमियत या फिर सालमियत कह सकते हैं किसी स्टेट की। ये एक स्टेट की एक पावर होती है उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो उसकी टेरिटरी होती है, जो उसके रहने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर एक स्टेट की पावर होती है जिसको हम सॉवरेनिटी का नाम कहते हैं। एक सुप्रीम पावर स्टेट की होती है। सॉवरेनिटी के भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनमें पहले एक होता है इंटरनल सॉवरेनिटी, सेकंड होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि एक स्टेट की सुप्रीम पावर होती है, उसके अंदर, उसकी जो टेरिटरी के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी एसोसिएशंस वगैरह आ रही हैं, जो भी चीज़ें उस स्टेट की टेरिटरी के अंदर आ रही हैं, उनके ऊपर स्टेट की एक सुप्रीम पावर है जिनके लिए वो लॉ बनाती है और लॉ को एज अ कमांड वो इम्प्लीमेंट करती है। और उस चीज़ को, उन लॉज को सब लोगों को, सब एसोसिएशंस को, जो भी सब्जेक्ट्स हैं स्टेट के, उनको फॉलो करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर स्टेट जो है अपनी
सैंक्शन जो है वो इम्पोज करती है। सेकंड जो एस्पेक्ट होता है सॉवरेनिटी का वो होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी से मुराद जैसे कि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल जो है कि एक्सटर्नल जो कंट्रोल है दूसरी स्टेट्स का किसी स्टेट के ऊपर कंट्रोल है उससे इंडिपेंडेंस, तो इस चीज़ को हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि कोई दूसरी स्टेट जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, इसके ऊपर इंडिया जो है आकर वो कोई अमल दखल नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का एट्रीब्यूट है पाकिस्तान की स्टेट के पास। तो ये दोनों एस्पेक्ट सॉवरेनिटी के होना लाजमी है, अगर ये नहीं है तो सॉवरेनिटी कंप्लीट नहीं है। जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट होता था तो हमारे पर क्या था कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया के पास पॉपुलेशन भी थी, टेरिटरी भी थी, गवर्नमेंट भी थी, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं थी। एक खुद मुख्तारी जो होती है वो नहीं थी हमारे पास। हम रूल किसके थ्रू हो रहे थे? ब्रिटिश से। ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। इसी तरह अगर रिसेंट एग्जांपल लें हम तो कश्मीर की एग्जांपल हम ले सकते हैं। कभी कश्मीर के पास अपनी गवर्नमेंट भी है, एक पॉपुलेशन है, एक स्पेसिफिक टेरिटरी भी है, लेकिन उनके पास सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेनिटी ना होने की वजह से उनको एक स्टेट का जो है स्टेटस हासिल नहीं है अभी तक। तो मतलब अगर गवर्नमेंट एक ब्रेन का काम कर रही है तो सॉवरेनिटी जो है वो एक स्टेट के लिए सोल का काम करती है। इसके बगैर एक स्टेट का वजूद या फिर किसी कंट्री को या किसी टेरिटरी को या किसी पॉपुलेशन को स्टेट कहना वो गलत होगा। अब हम बात करते हैं स्टेट के फंक्शंस की। स्टेट के फंक्शंस को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस हैं हमारे पास, फिर आते हैं हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी जो फंक्शंस हैं वो सैलमन के मुताबिक दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं स्टेट के। सबसे पहला वार एंड सेकंड जो है फंक्शन स्टेट का वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एक ये कि जब भी कोई वार वगैरह हो जाती है तो स्टेट का ये फंक्शन है कि उसने वार वेज करनी है और अपना डिफेंस करना है। ये दो एस्पेक्ट्स हो गए इसमें वार के अंदर। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से मुराद ये है कि उस स्टेट के अंदर जो लॉज वगैरह हैं उनके तहत लोगों के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना और जस्टिस को मेंटेन रखना जो है ये स्टेट का एक फंक्शन होता है। सैलमन के मुताबिक ये दो फंक्शंस होते हैं स्टेट के। लेकिन अगर हम आज की मॉडर्न वर्ल्ड देखें तो वार का कॉन्सेप्ट जो है वो आउटडेटेड हो चुका है। वो इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हुई, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है उसका जो क़याम है वो अमल में आया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर सब स्टेट्स ने ये एग्री किया। इतनी कैजुअल्टीज़ पहले दोनों वार्स में वर्ल्ड वार्स में हो चुकी थी कि स्टेट्स ने एग्री किया कि आइंदा कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। उसके लिए फिर मैकेनिज़म्स बनाएंगे ताकि वार को हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि और वार ज़्यादा वर्ल्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी कैजुअल्टीज़ और ज़्यादा ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस वजह से वार का जो कॉन्सेप्ट जो कि सैलमन ने एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेट दिया था वो आउटडेटेड हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो बरकरार रहा। उसके साथ साथ जो है मेंटेनेंस ऑफ पीस जो है उसने वार को रिप्लेस कर लिया। मेंटेनेंस ऑफ पीस, सोशल प्रोग्रेस, ह्यूमन वेलफेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर स्टेट के प्राइमरी फंक्शंस में आ गई। स्टेट के सेकेंडरी अगर फंक्शंस की हम बात करें तो इसमें सब दो चीज़ें बेसिकली हमारे पास आती हैं। सबसे पहले लेजिस्लेशन एंड सेकंड होता है हमारे पास टैक्सेशन। लेजिस्लेशन से मुराद ये है कि स्टेट जो है अपने अंदर जो है एक पीस को मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए लॉज इंट्रोड्यूस करती है, जिन लॉज को वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करती है और जो लोग उन लॉज को वायलेट करते हैं उनको पनिश किया जाता है ताकि डेटरेंस फैलाई जाए या फिर लोगों को कंपेल किया जाए लॉ को ओबे करने के लिए। ये तो एक फंक्शन हो गया इसका। सेकंड फंक्शन टैक्सेशन। टैक्सेशन इसलिए लोगों पर करवाई जाती है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेट होती है उसके लिए रेवेन्यू चाहिए होता है। तो वो सारा रेवेन्यू जो है स्टेट अपने अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए किससे कलेक्ट करती है? आवाम से। आवाम से इकट्ठा करके रेवेन्यू फिर वो आवाम की तरफ ही दोबारा खर्च किया जाता है। सैलरीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको दी जाती हैं या फिर दूसरे जो स्टेट अफेयर्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। तो ये दो सेकेंडरी फंक्शंस जो हैं स्टेट के होते हैं। इसके अलावा भी अगर हम जैसे जैसे देखें दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो स्टेट के फंक्शंस इससे कहीं ज़्यादा हैं जिनको इवन कि हम कंक्लूड भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट को। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट में हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास आती है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में ये क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो गवर्निंग पावर्स होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं इसके बजाय कि सूबों के पास। ये ऑपोजिट होता है किसका? फेडरल स्टेट का।
अब इसमें ऐसे होता है कि एक स्टेट है, स्टेट के अंदर जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो कि प्रोविंस होते हैं, हर प्रोविंस में अपनी गवर्नमेंट होती है। अब यूनाइटेड जो स्टेट होती है उसमें जो सेंटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो पावर्स डेलीगेट करती है प्रोविंसेस को कि आप जो है अपने अफेयर्स को रेगुलेट करें, लेकिन वहाँ पर जो डोमिनेंसी हो रही होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहती है। फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर करती है, उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डोमिनेट करके उसको चेंज भी कर सकती है। तो इसमें ये होता है कि पावर जो है वो प्रोविंसेस को सिर्फ डेलीगेट की जाती है ताकि वो अपने जो अफेयर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, रेगुलेट कर सकें, लेकिन जो सुपरविजन होती है, कंप्लीट जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। इसकी एग्जांपल में हम यूके की एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रांस की और दूसरे कंट्रीज़ जो जहाँ पर यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे पास यूनाइटरी स्टेट्स हैं जो। सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है फेडरेशन स्टेट। फेडरेशन स्टेट में क्या होता है कि जैसे यूनाइटरी में बिल्कुल एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फेडरेशन में भी एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और प्रोविंसेस जो है उनमें भी गवर्नमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है कि जो फेडरल स्टेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको पावर जो है अलग दे दी गई हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, और जो प्रोविंसेस होते हैं उनको भी एक सेल्फ गवर्निंग स्टेटस दे दिया जाता है, उनको एक किस्म की ऑटोनॉमी दे दी जाती है, प्रोविंस या फिर स्टेट या फिर रीजन जो भी आप उनका नाम लें, और वो जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं सारे। तो मतलब यहाँ पर एक डिवीज़न ऑफ पावर आ जाता है, उस डिवीज़न में फेडरल की और जो प्रोविंसेस होती हैं इनकी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है एक जो लॉ ऑफ द लैंड होता है उसके थ्रू इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और वो जो प्रोविंसेस और जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो उन पावर्स को जो है उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि इंडिया पे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल हैं, जैसे एक फेडरल लिस्ट है और एक प्रोविंशियल लिस्ट है। फेडरल लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो जिनमें के फेडरल गवर्नमेंट को पावर है, वो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है, और जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसमें वो वाली पावर्स होती हैं, वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट जो सारे सूबों की हैं वो लेजिस्लेट कर सकती हैं। इसी तरीके से यूएसए में भी फेडरेशन सिस्टम है, कनाडा में, मैक्सिको में, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं ये सारी फेडरल स्टेट्स हैं। थर्ड स्टेट जो हमारे पास आती है वो है कन्फेडरेशन स्टेट। कन्फेडरेशन स्टेट में ये होता है कि ये एक किस्म की यूनियन होती है, यूनियन या फिर एसोसिएशन कह सकते हैं हम इसे, जिसमें कि डिफरेंट सोवेनियन स्टेट जो हैं वो परमानेंटली अपनी सोवेनिटी को जो है वो दे देती हैं, एक सेंटर के हवाले कर देती हैं, और इस सब का मकसद ये होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ एम्स को जो है वो जैसे कि डिफेंस हो गया उसको, या डिफेंस हो गया या इकोनॉमिक अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ये सारी चीज़ें ताकि रेगुलेट हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्रोविंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 हो गए प्रोविंसेस, 5 हो गए, जितनी भी होगी, वो अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी पावर्स को वॉलंटरली जो है वो दे रहे होते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर एक यूनियन, एक एसोसिएशन होती है जो कि फिर उनके ऊपर डोमिनेट कर रही होती है। इनमें जो मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी से मुराद कभी भी जो है वो प्रोविंसेस या फिर जो स्टेट्स होती हैं वो अपनी मेंबरशिप को जो है वहाँ से वापस ले सकते हैं, और सेंटर से जो है वो अलग हो सकते हैं, उस एसोसिएशन या फिर यूनियन से अलग हो सकते हैं। ये सारा कुछ जो होता है ये एक अग्रीमेंट या फिर ट्रीटी के तहत होता है, जिसको एक पावरफुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फॉलो करती है, और इस कॉन्फेडरेशन का एक ख़ास मकसद होता है, जैसे कि पहले मैंने बताया, वो मकसद डिफेंस भी हो सकता है, फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करना भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, या कोई दूसरा भी हो सकता है। इसमें अगर एग्जांपल लें तो यूएसए की बहुत फेमस एग्जांपल है कि यूएसए ने जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी 18वीं सदी में, तो सबसे पहले फिर जो यूएसए की स्टेट्स थी उन्होंने तब फेडरेशन नहीं बनाई थी, उन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाई थी। कन्फेडरेशन में ऐसे था कि कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके एक यूनियन, एक एसोसिएशन बना ली ताकि कंट्री का जो डिफेंस हो गया, कंट्री के जो फॉरेन रिलेशंस हो गए, ट्रेड हो गए, उसको रेगुलेट किया जा सके। लेकिन वो एक फेडरेशन स्टेट जो कन्फेडरेशन स्टेट जो होती है वो एक वीक टाइप स्टेट जो है उसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें सूबों की जो मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है, और सूबे कभी भी, जो स्टेट्स या फिर सूबे जो होते हैं वो कभी भी अपनी मेंबरशिप वहाँ से वापस ले सकते हैं।
तो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेट नहीं होती, और आजकल जो है बहुत ही कम कन्फेडरेशन स्टेट्स अवेलेबल रह गई हैं हमारे पास, जिनमें क्राउन ऑफ एरागोन हो गया, न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन होगी और वगैरह वगैरह। तो ये थी आज की वीडियो स्टेट के ऊपर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैर।